आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर एक बार फिर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जिस थ्योरम को लेके हम आपके लिए आए हैं वो बहुत ही सरल लेकिन थोड़ा सा लंबा थ्योरम है, और थोड़ा सा अगर आप केयरफुल रहेंगे तो चीजें इजीली समझ में आएंगी आपको। थ्योरम क्या है? थ्योरम यह है कि इफ W1 W2 be two subspaces of a finite dimensional vector space V over field F। कई बार फाइनाइट डायमेंशनल की बात हो चुकी है, अब कोई बहुत जरूरत नहीं है कि बार बार हम बात करें उस पर। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, W1 प्लस W2 का मतलब है लीनियर सम ऑफ टू वेक्टर सब स्पेसेस, ठीक है ना। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? वेक्टर स्पेस के बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस और सब स्पेस। चूंकि सब स्पेस भी इटसेल्फ एक स्पेस होता है और वो भी फाइनाइट डायमेंशनल हो, ठीक। तो यह किसके बराबर होगा? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। यही प्रूफ करना है। हमने क्या कंसीडर किया? लेट डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू K। इसका मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? K। तो हमने यहां पे मान लिया, कंसीडर कर लिया कि एंड द सेट यस इक्वल टू गामा 1 गामा 2 गामा 3 गामा K, ये क्या है? बी ए बेसिस ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। भाई अगर इसका डायमेंशन K है तो इसके बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी? K होगी। और हमने गामा 1 टू गामा K यह एक सेट कंसीडर किया और इसी को क्या कह दिया कि यह W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस है। अब एक चीज यहां याद रखिए, W इंटरसेक्शन W2 का मीनिंग क्या हुआ यहां पे? देखिए, यस W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस है, इसका मतलब है कि यस जो है W1 इंटरसेक्शन W2 का सबसेट होगा, क्योंकि किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का सबसेट ही बेसिस फॉर्म करता है। बताया गया है ना, किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का जो सबसेट होता है वही बेसिस फॉर्म करता है। तो यदि यस बेसिस है W1 इंटरसेक्शन W2 का, तो यस क्या है? सबसेट है किसका? W1 इंटरसेक्शन W2 का। और यदि यस सबसेट है W1 इंटरसेक्शन W2 का, तो इसका मतलब यस सबसेट है W1 का और यस सबसेट है W2 का। देखिए यही चीज हमने लिखा है, देन यस इज सबसेट ऑफ W1 एंड यस इज सबसेट ऑफ W2। अब देखो, यस के जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं? बेसिस के हैं, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यस की डेफिनेशन यही है, ठीक। बेसिस की डेफिनेशन यही है, कुछ के एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और जिस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का वो बेसिस होंगे उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट को जनरेट करेंगे, ठीक। तो यस क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और यस क्या है? W1 का सबसेट है। इसकी मीनिंग हो गई कि देखिए दोनों कंडीशन, पहले दोनों कंडीशन को प्रूफ कर इसने ओबे कर दिया कि यस क्या है? W1 का सबसेट हो गया और यस के एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। इसका मतलब कि यस के एलिमेंट को अगर हम एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो ये W1 का बेसिस फॉर्म कर देंगे। यस W1 का बेसिस नहीं है, यस W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस है।
लेकिन चूंकि इसके एलिमेंट्स क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और W1 का ये सबसेट है, इसका मतलब अगर इसको एक्सटेंड कर दें हम, कुछ एलिमेंट्स इसमें और बढ़ा दें, तो क्या फॉर्म कर देगा, W1 का बेसिस। और हमने क्या किया कि हमने इसमें अल्फा 1 से लेके अल्फा m तक एलिमेंट एक्सटेंड कर दिए, और एक्सटेंड करके हमने कहा कि यह क्या है, W1 का बेसिस है। और जब बेसिस कह दिया तो डायमेंशन ऑफ W1 क्या हो जाएगा, इस बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या वह कितनी है, K प्लस M। इसी ढंग से यस क्या है, सबसेट है W2 का, और यस के एलिमेंट क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो यस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं W2 का बेसिस फॉर्म करने के लिए। तो हमने क्या लिखा, सिमिलरली लेट गामा 1 टू गामा के, और इसमें एक्सटेंडेड एलिमेंट्स ऐड किए गए, बीटा 1 टू बीटा T। यह किसका बेसिस हुआ, W2 का। तो ये बताओ W2 का डायमेंशन कितना होगा, इस बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या K प्लस T। अब एक चीज आ जाओ, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, एक इसके बराबर होगा। भाई तीनों का डायमेंशन हमको मालूम है, W1 का क्या है, K प्लस M, W2 का क्या है, K प्लस T, और W1 इंटरसेक्शन W2 का क्या है, K। तो यहां लिख दें K प्लस M प्लस K प्लस T माइनस K, तो कितना हो गया, K प्लस M प्लस T। अब यदि हमको यह थ्योरम प्रूफ करना है, इफ वी हैव टू प्रूव दिस थ्योरम, देन वी हैव टू शो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू K प्लस M प्लस T। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 किसके इक्वल होगा, K प्लस M प्लस T के इक्वल होगा। अब हम एक सबसेट कंसीडर करेंगे W1 प्लस W2 का, जिसमें कितने एलिमेंट हों, K प्लस M प्लस T। यही देखिए, लेट S1 इक्वल टू गामा 1 टू गामा K, अल्फा 1 टू अल्फा M, बीटा 1 टू बीटा T be any subset of W1 प्लस W2। ठीक, इसमें कितने एलिमेंट्स की संख्या होगा, which contain K प्लस M प्लस T एलिमेंट्स। भाई देखो, अब यदि S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए, साथ ही साथ क्या हो जाए, LS1 इक्वल टू W1 प्लस W2, तो यह किसका बेसिस होगा, W1 प्लस W2 का। तब डायमेंशन कितना हो जाएगा W1 प्लस W2 का, K प्लस M प्लस T। ठीक, अब हम चलते हैं यह शो करने कि S1 क्या है, ए लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कंसीडर किया, C1 गामा 1 प्लस C, यानी इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। ठीक है, C1 गामा 1 से C के गामा के, देखिए C1 गामा 1 C2 गामा 2 C के गामा के, फिर A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 AM अल्फा M, फिर B1 बीटा 1 B2 बीटा BT बीटा T इक्वल टू 0। हमने इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया और उसको किसके इक्वल कर दिया, 0 के। अब जितने स्केलर्स हैं यदि सबके वैल्यूज क्या हो जाएं, 0, तो यह लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। अब देखो यहां से यह किसके बराबर हो जाएगा, ये सब एलिमेंट ट्रांसपोज हो गए राइट साइड में। ठीक ठीक, इसको हमने क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब एक चीज देखिए, यह किसका एलिमेंट है, W1 का। क्यों, क्योंकि W1 के
बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हुआ है। बोलिए, ये W1 के बेसिस है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से यह जनरेट हुआ है। ठीक, इसलिए क्या होगा, W1 का एलिमेंट होगा। ठीक, और एक चीज और देखिए, ये जो C1 से लेके Ck तक है, यानी गामा 1 से लेके गामा K तक है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है C1 से लेके Ck तक क्या है, 0। भाई लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, तो जो स्केलर्स यूज हुए हैं वो किसके बराबर होंगे, 0 के। तो यह यहां से लेके यहां तक जब 0 हो गया तो कौन से एलिमेंट बचे, बोलिए, A1 अल्फा 1, यही बचा ना यहां पे। या दूसरी चीज ये भी हम यहां कह सकते हैं कि देखिए अल्फा 1 से लेके अल्फा m, देखिए गामा 1 से गामा के, अल्फा 1 से अल्फा के, ये क्या है, बेसिस है W1 के। तो अगर ये बेसिस है तो इनके साथ जो स्केलर समय इक्वल हो गया 0 के, तो ये सब 0 हो गया टोटल राइट साइड इक्वेशन 1 का। तो क्या बचा, केवल यही बचा। और ये किसका एलिमेंट होगा, W2 का, क्योंकि W2 के ये W1 का भी एलिमेंट होगा, W2 का भी एलिमेंट होगा, दोनों का होगा। क्यों होगा, देखिए W1 के बेसिस में अल्फा 1 से अल्फा m है, नहीं सॉरी, W2 में देखिए गामा 1 से गामा K है, बीटा 1 से बीटा T है। ठीक, तो यह चूंकि एलिमेंट्स किसके हुए, यस के, इसलिए इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस 0 हो गए। जब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया तो इनके उस लीनियर कॉम्बिनेशन से में जो स्केलर्स थे वो क्या हुए, 0 हो गए। तो केवल इनके साथ जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वही बचा। अब इनसे जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वो किसका एलिमेंट होगा, W2 का। भाई W2 के बेसिस से जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वो किसका एलिमेंट होगा, W2 का। जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना उसमें गामा 1 से लेके गामा K और बीटा 1 से लेके बीटा T तक था, लेकिन चूंकि ये जो एलिमेंट्स हैं यह यस में भी हैं, इसलिए इनके स्केलर्स 0 हुए तो उतना पोर्शन उसका 0 हो गया। तो बचा कितना, B1 से लेके बीटा 1 से लेके बीटा T तक। तो यही देखिए बीटा 1 से लेके बीटा T तक का जो स्केलर कॉम्बिनेशन हुआ, स्केलर्स के साथ जो लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ वो किसका एलिमेंट होगा, W2 का। और एक और चीज आप देख ही रहे हैं लगातार कि चूंकि यह 0 हो गया, और अगर यह 0 हो गया तो बचा कौन आपके पास, यह इक्वल टू 0, और यह किसके एलिमेंट्स हैं, बीटा 1 से लेके बीटा T तक। देखिए ये किसके हैं, W2 के। यहां से भी आप कह सकते हैं कि यह किसका एलिमेंट होगा, W2 का। अब एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, ठीक है, वह यह है कि यह B1 बीटा 1 से लेके BT बीटा T तक यह एलिमेंट होगा W1 का। ये किसका एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट होगा W1 का। अब ये चीज आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये चीज आपसे पूछा जा सकता है। देखिए ये इनके एलिमेंट्स के, या जो S1 है, या आप ये चीज कह सकते हैं सीधे सीधे कि चूंकि एक्सटेंडेड फॉर्म है, अगर एक्सटेंडेड फॉर्म है तो किस में आएगा, वो W1 में भी आ सकता है, W2 में भी आ सकता है। जैसे हम इसको दिखा दिए हैं W2 को कि यह एलिमेंट W2 का है, सेम प्रोसेस से हम जाएंगे तो किसका एलिमेंट हो जाएगा, W1 का हो जाएगा। तो इस ढंग से हम ये कह सकते हैं कि किसका एलिमेंट हो गया,
W1 का। अब यह अगर W1 का एलिमेंट हो गया या W2 का एलिमेंट हो गया तो किसका एलिमेंट हो जाएगा? W1 इंटरसेक्शन W2 का एलिमेंट हो जाएगा। किसका एलिमेंट हो गया? W1 इंटरसेक्शन W2 का एलिमेंट हो गया। ठीक। और एक और आपको तरीका हम बता दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कहां से यह W1 का एलिमेंट होगा। एक और तरीका आपको हम बता दें, इस साइड वाला देखिए एलिमेंट किसका है? W1 का। यह किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो यदि यह W1 का एलिमेंट है तो यह किसका होगा? ठीक, तो यह भी W1 का होगा। बोलिए, यह किसका एलिमेंट है? W1 का, क्योंकि W1 के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हुआ है। और इसी के बराबर यह है, तो अगर यह W1 का हुआ तो किसका होगा? ये भी W1 का होगा। यहां से भी आप कह सकते हैं कि यह किसका एलिमेंट होगा? W1 का। क्लियर हुई बात ना? तो दोनों, यह एलिमेंट दोनों का हो गया, W1 का भी और W2 का, इसलिए W1 इंटरसेक्शन W2 का भी एलिमेंट हो गया। ठीक। अब आ जाइए आगे। Thus it can be expressed as a linear combination of basis of W1 plus W2। ठीक है, देखो यह किसका एलिमेंट है? W1 इंटरसेक्शन W2 का। तो W1 इंटरसेक्शन W2 के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होगा। यही बेसिस की डेफिनेशन है कि बेसिस उस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ईच एंड एवरी एलिमेंट को जनरेट करेगा। और यदि इसका बेसिस क्या है? W1 इंटरसेक्शन W2 का बेसिस यह है गामा 1 से गामा के, यह गामा 1 से गामा के इस एलिमेंट को जनरेट करेगा। और अगर जनरेट किया, इसकी मीनिंग क्या हुई कि यह किसके बराबर हो जाएगा? वो जनरेट किया D1 गामा 1 प्लस D2 गामा 2 प्लस D3 गामा 3 प्लस DK गामा के, यानी यह किसके इक्वल हो गया? इसके इक्वल हो गया। इसको हमने राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दिया, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया। एक चीज ध्यान दीजिए, बीटा 1 से बीटा T भी बेसिस के एलिमेंट हैं, गामा 1 से गामा के भी बेसिस के एलिमेंट हैं। तो जो हमारे पास स्केलर्स हैं, इनके साथ जो लीनियर कॉम्बिनेशन में जो स्केलर्स यूज हुए हैं, जितने स्केलर्स, सबकी वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर बेसिस का एलिमेंट है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो क्या हो गया? B1 बराबर 0, B2 बराबर 0, B3 बराबर 0, BT बराबर 0, D1 बराबर 0, D2 बराबर 0, DK बराबर 0, सब 0 हो गया कि नहीं हो गया? और जब इस सब क्या हो गए? 0 हो गए। सब किसके बराबर हो गए? 0 हो गए, B1 से लेके BT तक। तो अब इसी B1 से BT तक के वैल्यूज को यहां रख दीजिए, तो यह आपके लिए किसके बराबर हो गया? 0 के। बोलिए, जब B1 से लेके BT 0, तो यह लीनियर कॉम्बिनेशन किसके बराबर हो गया? 0 के। और चूंकि ये भी किसके एलिमेंट हैं? गामा 1 से गामा के और अल्फा 1 से अल्फा m। बोलिए, ये भी बेसिस के एलिमेंट है। किसका बेसिस है? W1 का। तो इनके साथ भी जो स्केलर्स लगे हुए हैं वो भी किसके बराबर हो जाएंगे? वो भी 0 के बराबर हो जाएंगे। बेसिस के एलिमेंट है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो किसके बराबर होंगे स्केलर्स? 0 के बराबर होंगे। तो यह हो गया 0 के बराबर। इसका मतलब हो गया कि ये जो आपके पास सेट S1 है, दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखिए, S1 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट अब हो गया। अब इसके आगे जब बढ़ते हैं तो हम क्या दिखाएंगे? क्या चीज हमको शो करना है? LS1 इक्वल टू
W1 प्लस W2। ठीक, अब देखो ये कैसे प्रूफ होगा। अब हम आ जाते हैं यहां पे, W1 और W2 क्या है? सब स्पेस है V का, ठीक है, किसका है? V का सब स्पेस है। और एंड ईच एलिमेंट ऑफ S1, देखिए S1 क्या है? सबसेट है W1 प्लस W2 का, और W1 प्लस W2 क्या है? वह सबसेट है V क्या। अब सब स्पेस है तो सबसेट है, अगर वो सब स्पेस है V क्या तो सबसेट है कि नहीं है? ही है ना, तभी तो सब स्पेस हुआ। तो देखिए यहां पे S1 क्या है? सबसेट है W1 प्लस W2 का, हमने माना है, कंसीडर किया है। और W1 प्लस W2 क्या है? वो सबसेट है V क्या। अब देखो, ईच एलिमेंट ऑफ S1 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। जो भी S1 का एलिमेंट होगा वह कहां होगा? W1 प्लस W2 में होगा, और साथ ही साथ वह V में भी होगा। किसमें होगा? V में भी होगा। ठीक, अब अगर यह W1 प्लस W2 में है तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि देखो S1 इज ए सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, तो S1 के एलिमेंट से जितने लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे वह भी किसके एलिमेंट होंगे? W1 प्लस W2, यानी LS1 भी किसका सबसेट होगा? W1 प्लस W2। एक चीज तो क्लियर हो गई, चूंकि S1 के प्रत्येक एलिमेंट W1 प्लस W2 के एलिमेंट होंगे, इसलिए S1 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। और यदि S1 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2 तो LS1 भी सबसेट होगा W1 प्लस W2, क्योंकि जितने एलिमेंट्स को जनरेट करेंगे उनसे जो सेट बनेगा वो भी सबसेट होगा W1 प्लस W2। अब एक चीज देखो, अब हमको यह भी दिखाना है यहाँ कि W1 प्लस W2 इज ए सबसेट ऑफ LS1, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। हमने क्या किया कि W1 प्लस W2 कोई एलिमेंट अल्फा ले लिया। अल्फा किसका एलिमेंट कंसीडर किया? W1 प्लस W2 का। आप जानते हैं W1 प्लस W2 के एलिमेंट की खासियत ये होती है कि एक एलिमेंट W1 का एक एलिमेंट W2 का लेके जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, यही ना। ये क्या है? सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ W1 प्लस सम एलिमेंट ऑफ W2। ठीक, यहाँ याद रखिए हम कह रहे हैं कि सम ऑफ सम एलिमेंट ऑफ W1, दोनों सम में अंतर है, एक SUM है एक SOME है, ठीक है, सम एलिमेंट ऑफ W2। अब देखो जो W1 का एलिमेंट होगा वो क्या है? W1 के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा। जो W2 का एलिमेंट होगा वो W2 के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा। वही चीज लिख दिए, ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ W1 एंड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ W2। अब याद रखिए जो S1 है उसमें W1 के भी सारे, W1 के बेसिस के सभी एलिमेंट हैं, और साथ ही साथ W2 के बेसिस के सभी एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब हो गया कि किसके एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन रहा है? S1 के, क्योंकि S1 में W1 का भी बेसिस है, बेसिस के एलिमेंट हैं, और साथ ही साथ W2 के भी बेसिस के सभी एलिमेंट हैं। यानी यह अल्फा किससे जनरेट हुआ? S1 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से। और जब S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हुआ यानी अल्फा किसका एलिमेंट हुआ? LS1 का। अब देखिए अल्फा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 इंप्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू LS1, यानी W1 प्लस W2 सबसेट ऑफ LS1। यहाँ से LS1 सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, यहाँ से W1 प्लस W2 इज सबसेट ऑफ LS1। इसका मतलब दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। LS1 इक्वल टू W1 प्लस W2। देयरफॉर अब देखिए दोनों कंडीशन ओबे हो गए। S1 क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, और LSN इक्वल टू W1 प्लस W2 हो गया। इसका मतलब हो गया कि S1 भी ए बेसिस ऑफ W1 प्लस W2।
और जब बेसिस हो गया तो इसमें एलिमेंट्स की संख्या ही क्या होगा, S1 में एलिमेंट की संख्या W1 प्लस W2 का डायमेंशन होगा। यही यानी डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 किसके बराबर हो गया, K प्लस M प्लस T। और यही हमको प्रूफ करना था, हेंस द थ्योरम। लंबा थ्योरम था, थोड़ा सा समय लिया, लेकिन आपसे वही चीज़ है, फिर से हमारा दरख्वास्त है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने कमेंट्स लिखते रहिए, लाइक करते रहिए, जिससे कारवां आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।